अस्सलाम वालेकुम वजिया साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आकर आपसे बात कर सकूं। और अभी कुछ दिनों से तो मैं बहुत पेशेंस और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही थी। लेकिन अगर आप मुझे पहले सवाल करने का मौका दे दें। जी श्योर, सवाल तो आपका मैंने सुन लिया। जी, सवाल मेरा यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने आज तकरीर में इस्लामोफोबिया का जिक्र किया, रियासत मदीना का जिक्र किया, तो बड़ी उनकी इस्लाम से मोहब्बत में डूबी हुई तकरीर थी। तो उनकी ये तकरीर सुनकर कोई आपके दिल में ख्याल आया कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए वज़ीर आज़म के पास, जो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे बाप की जगह पे हूँ और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? हामिद मीर साहब, देखें, जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो क्या रियासत मदीना हमें ये सिखाती है जो हम इस वक्त नमूना पेश कर रहे हैं अपनी अखलाकियात का, जो हम अपनी ही औरतों पे, अपनी जिनको हम बेटी कहकर हम जिनसे बात करते हैं, उनके घरों में हम गुंडे भेज रहे हैं, उनके ऊपर हम घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, उनको हम बाजारों में, चौकों में हम जलील कर रहे हैं, उनके बाप दादा तक हम पहुंच गए हैं और उनको हम गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या रियासत मदीना आपको ये सिखाती है? इस कदर झूठे और गिरे हुए इल्जामात जो लगाए जा रहे हैं, आप सोचें कि रियासत मदीना में तो कुफार भी आपका अखलाक जो है उससे मुतासर होकर मुसलमान हो जाते थे। तो क्या ये कौन सी रियासत मदीना बनने के लिए जा रही है? आप ये देखें कि क्या रियासत मदीना खाली हाथ में तस्बीह पढ़ने से सिर्फ बन जाती है, या तकरीरें करने से बन जाती है, या ये खाली जो पूरा एक एम्प्टी रेटरिक है ये देने से बन जाती है, या आप जो अपना अमली नमूना पेश करते हैं अपनी अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ, जिनको आप अपनी बहनें और अपनी बेटियां कहते हैं, उनके साथ, जो मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, अराकीन हैं जो असेंबली के, उनके साथ, जो कि सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट का इजहार कर रही हैं, जो कि आपको छोड़ के भी अभी कहीं नहीं गए हैं। आप सिर्फ इतनी सी बात पर इस डिक्टेटरशिप के साथ आप रह रहे हैं कि आप एक जरा सा इख्तलाफ भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसके ऊपर आप जलील करके रख रहे हैं। ये जो लामतनाही सिलसिला है ये गालियों का, क्या ये रियासत मदीना आपको बनाने अच्छा, एक मैं आपको इमरान खान साहब का पिछले साल का एक बयान सुनवाना चाह रहा हूं। जब पिछले साल उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था तो उससे पहले उन्होंने कौम से खिताब किया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था, जरा सुन लें आप। असेंबली के पास जा रहा हूं, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूं, आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। अब ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूं, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। अच्छा वजिया साहबा, पिछले साल तो आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था इमरान खान साहब को और वो कह रहे थे कि अगर आप समझते हैं कि मैं नाअहल हूं, हाथ खड़ा करें, मैं आपसे बिल्कुल नाराजगी का इजहार नहीं करूंगा। अब आप कह रही हैं कि आप पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो ये उनमें एक साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आ गई है? देखिए, ये जो कह रहे थे उस वक्त, ये तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हम पिछले इतने सालों से सुन रहे हैं। मुझे से लोग जो पीटीआई में ये सोच कर आए थे कि हम अकाउंटेबिलिटी के नाम पर आ रहे हैं, एहतसाब के नाम पर आ रहे हैं, जिन्होंने इस कौम का पैसा लूटा उनको हम कटहरे में खड़ा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये सारा सिर्फ अवाम को एक ढोंग था, सिर्फ उनको पागल बनाने के लिए, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। कहाँ गए वो एहतसाब के नारे? एहतसाब जो है ना, उसके नाम पर सिर्फ आपने सिलेक्टिव एहतसाब किया, आपने सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना जो है उन लोगों को बनाया जो आपके अगेंस्ट थे। एहतसाब किधर गया? हम जैसे लोग जो हैं वो पीटीआई में कोई ओहदा लेने के लिए नहीं आए थे, इक्तदार के लिए नहीं आए थे, हम तो इन आइडियल्स के साथ आए थे। अब वो खोखले नारे हैं, उसी तरह से एक खोखला नारा ये था। मैं ये देखें, मुझे किसी से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं मजबूर होकर ये कुरान शरीफ लेकर आई हूं अपने साथ, ठीक है? ये मैं कुरान शरीफ लेकर आई हूं, ये देखें, ये कुरान शरीफ में लेकर आई हूं। और मैं इसके हाथ रखकर हल्फन कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं ये बात कहती हूं कि मुझ पर जितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने किसी ओहदे के लालच के लिए, इन्होंने किसी सीट के लालच के लिए यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, तो मुझ पे जो ये इल्जाम लगाया गया है, मैं इसको हल्फन कहती हूँ कि मुझ पे एक रुटा में कोई एक ऐसा कोई वादा जो किसी ने मुझसे किया हो, किसी पार्टी ने, किसी भी ग्रुप ने, किसी मुल्क से, कहीं से भी, करोड़ों अरबों, मेरे ऊपर तो डॉलर भी खरबों भी हराम है, मैं उनको जूती की नोक पे रखती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसी औरत के लिए अगर ये ऐसी बात कर रहे हैं
तो ये मुझे कुरान उठाकर यहाँ कहना पड़ रहा है कि ये सब झूठ है, ये बहतान है और ये इसका जवाब देंगे। अच्छा, अगर मैं ये कुरान पर हाथ रखकर कह सकती हूँ तो मैं पीएम इमरान खान साहब से पूछती हूँ कि क्या वो ये बात कुरान पर रखकर हाथ ये कह सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किसी तरह की करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? उनके घर से जो कहानियां निकल रही हैं, उनके अपने घर से जो कहानियां निकल रही हैं, उनकी कहीं कोई तरदीद की गई है? सीएम उस्मान बुज़दार साहब किसकी कमाई का जरिया बने हुए हैं? ये वो कुरान पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि उसकी क्या सच्चाई है और उसके पीछे क्या हकीकत है? वो ये कह सकते हैं कि वो जो घड़ी उनको कहीं से एक तोहफा मिली सऊदी अरब से, वो उन्होंने जाके बाजार में नहीं बेच दी? ये सारी चीजें क्या रियासत मदीना का हमें ये सबक सिखाती हैं? हम कौन सी रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं हामिद मीर साहब? मुझ जैसे लोग जो कि इंतहाई पेशेंस और इंतहाई एक तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ वक्त गुजारा करते थे, मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका हुआ है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके जब अपने छोटे से तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया कि मैं अगर पीटीआई में आई थी, मैं अगर सियासत में आई थी, तो मैं किस लिए आई थी और मेरे क्या आइडियल्स थे और मेरे क्या मकासद थे, पाकिस्तान के अवाम के लिए अगर मैं आई थी, कोई एक तब्दीली के अंदर अपना भी हिस्सा लगाने के लिए आई थी, तो मेरे साथ ये सलूक किया गया। अच्छा, मेरे बच्चों को थ्रेटन किया गया, मेरे घर की दीवारों के ऊपर चढ़ के नारे लगाए गए। अच्छा, अब मैं अपने बच्चों की जहां बात करूं, मुझे ये कहा जा रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने जलसों में क्या कह रहे हैं कि आपके बच्चों से कोई रिश्ते नहीं करेगा, आपके बच्चे सोशली जलील होके रह जाएंगे। मैं आके अपनी बेटी के आपको मैसेजेस दिखाऊं, एक 18 साल की बच्ची जो ये कह रही है कि मामा आप अगर पीटीआई में थी तो हम सिर्फ आपकी इज्जत के लिए खामोश थे, हम आपके साथ खड़े हैं, आपने छोड़ा है तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, और अभी तो छोड़ा भी नहीं है मैंने, अभी तो मैं हिस्सा हूं पीटीआई का। उसके बावजूद भी अगर ये कहा जा रहा है तो मैं कहती हूँ कि सलाम है आपकी इस रियासत मदीना के ऊपर। अच्छा, जो आप बनाने के लिए चले। आप के बारे में और कुछ और आपके जो साथी हैं 2-3, उनके बारे में आज मैंने सुबह एक अखबार के फ्रंट पेज पे खबर पढ़ी है कि वजिया कमर साहिबा और बासित बुखारी साहब और 1-2 और लोग जो हैं इन्होंने राब्ता किया है पीटीआई की क़यादत से और ये अनकरीब वापस चले जाएंगे। तो आपकी गुफ्तगू से तो मुझे नहीं लग रहा कि आप वापस जाएंगी। मेरी गुफ्तगू से भी नहीं आपको लग रहा, और ये जो यजीदियत की राह पर चलते हुए जो ये इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं भी हुसैनियत की राह पे खड़ी हूँ, और इंशाअल्लाह मैं ये समझती हूँ कि कोर्ट्स हमारा साथ देंगी और कोर्ट्स जो है वो बेइंतहा इंसाफ का फैसला करेंगी। और लेकिन मैं इस सियासत में रहने से मैं इसको सारी उम्र के लिए खैर बात करना जो है ना, वो मैं बेहतर समझती हूँ, बजाय इसके कि आपके ऊपर आपको ये डरा करके आपकी को डीसीट कर दिया जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि मुझे से लोग अगर कोई एक आवाज बुलंद कर रहे हैं तो वो सिर्फ इस चीज के ऊपर कि आपको डीसीट कर दिया जाएगा वो बैठ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये पिछले साल आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया और कुछ महीने पहले तक, यानी कि 2 या 3 महीने पहले तक मैंने देखा आपका ट्विटर अकाउंट देखा है, मैंने आपकी ट्वीट्स वगैरह भी देखी हैं, आप काफ़ी हमायत भी कर रही थी हुकूमत की। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा मायूस हो गई और आप उन पे तनकीद कर रही हैं? वजह क्या है, असल वजह क्या है? देखिए, आप जब एक पार्टी का हिस्सा हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा हैं तो इसका मतलब है कि एक पार्टी डिसिप्लिन है, उसकी आपने पासदारी भी करनी है, उसका आप हिस्सा हैं, आप उसके साथ एक बड़ी ऑनेस्टी के साथ, मेहनत के साथ आप काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं जब से आई हूं मैंने प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर फॉर्मली 2 दफा जो हमारी मीटिंग्स उनके साथ हुई उसमें अपने जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका इजहार किया, उनको बताया कि अगर मुझ जैसे लोग पॉलिटिक्स में आए थे तो क्यों आए थे। मुझे अगर 2013 में हामिद मीर साहब मैंने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और इसलिए लड़ा कि मैं यहाँ की आवाम के लिए कुछ कर सकूं। मेरा उससे पहले सियासत से कोई इस तरह का एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके बाद से 2018 तक जी 2018 तक जब नेक्स्ट इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें मैंने पीपी और एनए दोनों के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मैं अपने हल्के को बिल्डअप करने के लिए, वहां के लोगों के लिए कुछ करने के लिए काम कर रही थी। जब उससे भी मुझे वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं जी, इधर तो आपने जो इलेक्टेबल्स हैं सो कॉल्ड, उनको हमने टिकट्स देनी है और आप यहाँ से, आपको हम इसलिए हम रिजर्व सीट पे रख लेते हैं। तो रिजर्व सीट देके इन्होंने कोई एहसान तो नहीं किया। रिजर्व सीट की जब ये बात करते हैं कि आपकी कैसे जरूरत हुई कि रिजर्व सीट वाले जो कीड़े मकोड़े हैं
वो उठ के तो इनके खिलाफ कहीं बात कर सकते हैं या कोई अपने हक की बात कर सकते हैं। तो ये आप उन 49% खवातीन की भी नफी करते हैं। आईने पाकिस्तान ने जो आपको राइट दिया है खवातीन की नुमाइंदगी का, ये आप उसकी नफी करते हैं, और ये आपका अपना ज़र्फ है और आपकी अपनी ये कम ज़र्फी है जिसके लिए आप उन खवातीन की भी तौहीन कर रहे हैं जो असेंबली में इस वक्त बैठी हैं। इसका मतलब है कि उनकी कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है। उनकी सीटों की जगह चाहे कोई गमला रख दें, चाहे कोई पत्थर रख दें, उनका काम सिर्फ इतना है कि उन्होंने सिर्फ एक काउंटिंग जो है उसके अंदर एक रोल प्ले करना है, और उसके अलावा वो ना उनकी कोई आवाज है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल स्पेस है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया वजिया कमर साहब।